हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैंड टूल, होल्डिंग डिवाइस और ग्राइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट 3 तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से 100 क्वेश्चन मतलब कि 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है 76 नंबर, उस क्वेश्चन को देखेंगे। ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेन्स जब बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिस जाते हैं तो व्हील का फेस चमकदार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब आप जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके फेस जल्दी से चमकदार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ग्लेजिंग, चमकदार हो जाने को। ठीक है। जब व्हील फेस में नरम धातु के कण फंस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब नरम धातु मतलब आपने व्हील को हार्ड ले लिया और जॉब बहुत सॉफ्ट है और वो जॉब के जो मेटल है वो व्हील के अंदर घुसने लगे और पूरे तरह से भर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? लोडिंग ऑफ व्हील। ठीक है, लोड हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेजिंग व लोडिंग दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं या की जाती हैं? तो दोस्तों, एक डायमंड ड्रेसर होता है, इसके बारे में आप देखेंगे, हम अगले क्लास में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डायमंड ड्रेसर होता है और ड्रेसर से उसके फेस को एकदम एक परत निकाल दिया जाता है जिसको ड्रेसिंग करना बोलते हैं। ठीक है। ड्रेसिंग करने वाला टूल को क्या कहते हैं? व्हील कटर, व्हील ड्रेसर, व्हील फेसर या लोबिंग टूल? तो आपको मैंने बताया कि ड्रेसिंग करने के लिए निश्चित तौर पे ड्रेसर का प्रयोग ही करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ट्विंग किया जाता है, ट्विंग क्रिया की जाती है तो कैसे करते हैं? और ये जो डायमंड ड्रेसर होते हैं ये पेंट के जैसे होते हैं और घूमता हुआ व्हील के ऊपर उसके जब फेस टेपर में हो जाता है काम करते करते या ग्राइंडिंग करते करते तो उसके फेस को एक जैसे बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्विंग बोलते हैं। तो उसको हम डायमंड व्हील ड्रेसर के द्वारा करते हैं। ठीक है। चलिए 81 क्वेश्चन देखिए। लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों दोष हैं। किस प्रकार के दोष हैं और क्या ये दोनों एक ही है क्या, लोडिंग और ग्लेजिंग? तो दोस्तों, लोडिंग में तो पार्ट्स मेटल का भर जाना होता है, लेकिन ग्लेजिंग में क्या होता है? व्हील का चमकदार हो जाना होता है। तो एक हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? अलग अलग हुआ। ठीक है ना। तो इसमें सही जवाब जो होगा वो अलग अलग होगा। अब आप 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्राइंडिंग व्हील को शुद्ध साइज में लाने और फेस को समतल करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है। जब फेस, मान लीजिए ग्राइंडिंग व्हील है और उसके फेस ऐसा टेपर हो गया तो आपको यहाँ से मटेरियल को हटाना है। ये यहाँ से इतना पूरा हटा देंगे तब जाके वो लेवल होगा। तब आप यहाँ से ड्रेसर को पकड़ के और धीरे से यहाँ ले जाएंगे तो ये सारे मटेरियल काट देगा, काट के ये फेस एकदम फेस जो है व्हील का वो एक जैसे होगा तो इसको बोलेंगे ट्विंग बोलेंगे। ठीक है। और यदि बोलते हैं कि ग्लेजिंग और लोडिंग को रिमूव करने के लिए या उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, तब आप ड्रेसिंग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। लोडिंग हो जाता है, ग्लेजिंग हो जाता है, उसको एक जैसा बनाना है तो ड्रेसिंग करते हैं, और यदि टेपर हो जाता है तो उसको एक जैसा करना है तो ट्विंग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83। ग्राइंडिंग व्हील का साइज लिया जाता है तो ग्राइंडिंग व्हील का साइज कैसे लेते हैं दोस्तों? व्हील का बाहरी व्यास से, व्हील की मोटाई से, व्हील की बोर के व्यास से या उपरोक्त तीनों से? तो दोस्तों, यहाँ पे सभी जो है वो सत्य है, इसलिए इसमें आपको तीनों को ही चुनना है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। पेडेस्टल ग्राइंडर में व्हील तथा टूल पोस्ट के मध्य अधिकतम गैप रखना चाहिए। ये पेडेस्टल ग्राइंडर क्या है? तो दोस्तों, आप ITM में हो, टेक्निकल वर्कशॉप में हो या कहीं भी आपने देखा होगा, हर वर्कशॉप में एक मशीन होता है जो लगभग टेबल या आपके कमर की हाइट में होता है, जिसमें दोनों ओर व्हील लगा होता है और उसमें एक टूल रेस्ट भी होता है। तो
तो यही पूछा गया है कि टूल रेस्ट, ये जो आपके व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है, दोनों साइड 2 व्हील लगा होता है, यहाँ मोटर लगा होते हैं, तो यहाँ पे टूल पोस्ट है जिसके ऊपर टूल को रख के रेस्ट कर, मतलब कि आपको चीजल हो, ड्रिल हो, आपको चिपिंग करना है, चीजल के एज बनाना है, ग्राइंडिंग के ड्रिल के एंगल बनाना है, तो इसके ऊपर रख के आप सपोर्ट देके फिर करते हैं। तो उसके बीच के जो गैप होते हैं वो 2 से 3 मिलीमीटर होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा गैप रख देंगे तो हो सकता है कि आपके ड्रिल हो या कोई भी आप टूल्स जिसको ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो व्हील और टूल रेस्ट के बीच फंस जाए और एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि इतने आरपीएम में मशीन होती है, 3600 आरपीएम में चलने वाले मशीन होते हैं, तो एक बड़ा दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको निश्चित तौर पे से ध्यान रखकर ही चलाना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। प्रिसीजन ग्राइंडिंग हेतु उपयुक्त फ्लूइड क्या है? मतलब आपको अधिक ग्राइंडिंग करना है और आपको एक्यूरेसी वाला ग्राइंडिंग करना है, तो आप कौन से फ्लूइड्स के यूज करेंगे ताकि जॉब में एक्यूरेसी बने रहे ये, और टूल्स को भी ठंडा करे। ये सारे काम सबसे बढ़िया कौन करता है? तो सिंथेटिक सॉल्युबल ऑयल जो होता है ये बहुत अच्छा काम करता है। ये टूल को भी ठंडा करता है, जॉब को भी ठंडा करता है, और जॉब में जो होल होता है उसमें भी एक्यूरेसी बना हुआ रहता है, या मशीनिंग होती है उसमें भी एक्यूरेसी बना हुआ रहता है। तो ये सिंथेटिक सॉल्युबल ऑयल होता है, और इसको पानी के साथ मिलाकर 1:20 का रेशो में मिलाकर इसे प्रयोग करते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग में कौन सा चक प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मान लीजिए आप किसी जॉब के मान लीजिए किसी जॉब के सरफेस को आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, और उसमें आपने किसी जॉब को ग्राइंडिंग करने के बाद आप चक में जबड़े के नीचे उसको फंसा दिया और टाइट कर दिया, तो उसके जबड़े के निशान उसके ऊपर आ जाएंगे। और यदि आप मैग्नेटिक चक यूज करेंगे तो आप वो उसमें शक्तिशाली जो मैग्नेट होता है उसमें आप जॉब को चिपका देंगे, तो किसी भी प्रकार के जॉब के ऊपर कोई भी मार्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसमें मैग्नेटिक चक का प्रयोग करेंगे, किसमें? सरफेस ग्राइंडिंग करते समय। ठीक है। सबसे अधिक कठोर एब्रेसिव कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर एब्रेसिव जो है वो डायमंड है, हीरा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 को एक बार देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का हार्डनेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 9.87 दिया हुआ है और 9.6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि 9.87 जो होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड का होता है, और 9.6 जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है, और 10 जो होता है वो डायमंड का होता है। तो आपसे पूछा क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना होगा? 9.6 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का हार्डनेस होता है। तो यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड पूछा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि 9.8 होता है, तो ये आपका ए से ही हो गया है ना। और 10 तो डायमंड का है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, तो ये आप समझ गए। ये आपको समझना ही नहीं है, आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाना है, इसको ये याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। शेलेक बॉन्ड को दर्शाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको भ्रमित करता है, आप समझ नहीं पाएंगे कि इसको हम क्या लिखें। जैसे नाम है शेलेक बॉन्ड, होना चाहिए एस, पर यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ ई से दर्शाया जाएगा। ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और आते ही रहता है। शेलेक बॉन्ड को ई से दर्शाया जाता है। या देखिए सिलिकेट बॉन्ड को हम किससे दर्शाएंगे? तो यहाँ पे हम एस से सिलिकॉट को दर्शाएंगे। जबकि यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि सिलिकॉन कार्बाइड को किससे दर्शाते हैं, तब हम सिलिकॉन कार्बाइड को किससे दर्शाते हैं? यहाँ हम सी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलिकेट बॉन्ड के बारे में पूछा तो एस है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिलिकेट बॉन्ड जो है वो एस। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन यही आपको सामना करने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव को दर्शाया जाता है। इसे मैं समझाने के लिए इस प्रकार से बताया था कि सिलिकेट बॉन्ड को एस से दर्शाते हैं, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड को किससे दर्शाया जाएगा? सी से। ठीक है। ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन से आपकी सफलता की रास्ता खुलेंगे और आप सफल हो जाएंगे। अब देखिए रेजोनाइट बॉन्ड को दर्शाया जाता है। दोस्तों यहाँ होना चाहिए आर, पर यहाँ आर तो है ही नहीं,
अब इसके साथ क्या किया जाए? ठीक है, कोई भी मार दिया जाए? नहीं, आप इसमें बी लगाएंगे। ठीक है, रेजोनाइट को बी से दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यह बहुत ही कम मोटाई के व्हील होता है, इसे 0.8 मिलीमीटर से कम मोटाई में बनाया जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एकदम पतला व्हील बनाना है जिसकी थिकनेस कम हो, जैसे पार्टिंग व्हील है, पार्टिंग करने वाला व्हील, उसको बनाना है। जिसके लिए कौन सा बॉन्ड प्रयोग किया जाता है, उसमें आपको बनाने के लिए आप सिलिकॉन कार्बाइड का या सेलेक बॉन्ड का या रेजोनाइट का, है ना, या और भी बहुत सारे बॉन्ड है, उनमें से कौन सा यूज करेंगे तो सबसे अच्छा होगा या सबसे अच्छे बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रबड़ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, रेजोनाइट, सिलिकेट बॉन्ड, सेलेक बॉन्ड और रबड़ बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको रबड़ बॉन्ड के साथ जाना है। ठीक है, रबड़ बॉन्ड जो है वो आपको 0.1 मिलीमीटर तक की मोटाई में आप व्हील को बना सकते हैं इसके द्वारा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस बॉन्ड का प्रयोग शुष्क ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है? शुष्क मतलब होता है दोस्तों सूखे ग्राइंडिंग, जहां आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है, तो वहां पे आप ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, सिलिकॉन बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड या रेजोनाइट बॉन्ड, इनमें से कौन सा यूज करेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। डेंस स्ट्रक्चर को निम्न में से कौन सा नंबर से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ओपन और डेंस दो प्रकार के होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर में एब्रेसिव कण जो है वो दूर दूर होते हैं, और डेंस में क्या होता है नज़दीक नज़दीक होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, है ना। तो आपको पूछा है कि डेंस को कौन से नंबर से दर्शाया जाता है, तो 1 से 9, ये एक्चुअली ये होता है 1 से 16 नंबर तक के, तो 1 से 8 या 9 तक के जो नंबर होते हैं वो डेंस में चला जाता है, और उसके बाद 9 से लेके 16 तक के जो होते हैं वो ओपन में होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये 1 से 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन। ये क्या होता है, ग्राइंडिंग जो व्हील होता है दोस्तों, उसके व्हील के ऊपर इस टाइप से लिखा रहता है 49C, 46H। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाए इसलिए आपको बहुत डिटेल्स बताने में मुश्किल होगी, फिर भी मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो 49 है वो कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट नंबर होता है, जैसे वो कंपनी वाले अपना एक प्रोडक्ट माल के नंबर को कोडिंग करता है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के पास 2 प्रकार के गेहूँ हैं या 5 प्रकार के गेहूँ है दुकानदार, तो वो सरबती और राज गेहूँ या लोकमान गेहूँ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा उनका कोडिंग होता है। तो कंपनी का एक कोडिंग नंबर होता है, ये 49 जो है वो सी। यहाँ पे एब्रेसिव कण कौन सा यूज किया है उसके बारे में पूछा जाता है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज किया है या सिलिकॉन कार्बाइड, तो सी से सिलिकॉन कार्बाइड निश्चित तौर पे आपको दिख रहा है। ये 46 जो है एब्रेसिव के ग्रेन्स या ग्रिड साइज है ना, जो 30 से लेकर 80 कोर्स होता है, फिर 80 से 220 फाइन, 220 से 600 तक के वेरी फाइन, इस टाइप से इसको बांटा जाता है। उसके बाद एच इसके ग्रेड हो गया, किस प्रकार के सॉफ्ट ग्रेड में है कि मीडियम ग्रेड का है कि हार्ड ग्रेड का है, तो एच हो गया। 5 जो है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ओपन है या डेंस है, तो आपको यहाँ डेंस दिख रहा होगा। अगला है वी, तो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है वी, है ना। और 18 जो है वो कंपनी का एक स्टैंडर्ड नंबर होता है जो ऑल ओवर ISO सर्टिफाइड होता है ना। तो ये इसका प्रोडक्ट कोड बोलते हैं इसको। और इसमें पूछा कि एच का क्या अर्थ है, तो दोस्तों मैंने आपको एच के बारे में बताया कि ये ग्रेड को दर्शाता है, जैसे कोर्स है, सॉरी ये हार्ड है, सॉफ्ट है या मीडियम है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये इसकी ग्रेड को दर्शाता है। ठीक है, ग्रेड को दर्शाता है और मीडियम ग्रेड को दर्शा रहा है ये।
अब क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन। सर्कुलर या बैंड सॉ के दांत को तेज करने के लिए कौन सा व्हील का प्रयोग किया जाता है? सर्कुलर सॉ आपने देखा होगा, पूरा एक जैसा डिस्क टाइप का होते हैं, उसके पूरे सतह पर दांते कटे होते हैं। लकड़ी जो आरी मशीन वाले या लकड़ी का काम करते हैं, बड़े बड़े मशीन वाले, उनके पास इस प्रकार के होते हैं। या आपने पेड़ों को काटते हुए देखा होगा, इस टाइप से एक बड़ा सा यहाँ एक मशीन होता है इस टाइप से, और यहाँ पे उनके चारों तरफ दांते होते हैं। तो उसमें यदि धार लगाना होता है तो कौन सा टाइप के व्हील का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है सॉसर व्हील। सॉसर क्या होता है? एक प्रकार के प्याला टाइप के एक व्हील होता है इस टाइप से, है ना, जिसके दोनों साइड जो होता है ये थोड़ा सा रेडियस में बने होते हैं, और जैसे दांते सर्कुलर शॉ या इसके दांते बने हुए हैं ना, इसी प्रकार से इसमें भी शेप होता है, आकार होता है। आप इसमें ग्राइंडर मशीन में लगाइएगा और लगा के इसके दांतों को धार दे दीजिएगा, तो सॉसर व्हील इसका सही आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित ए से जेड निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो ए से जेड क्या दर्शाता है? तो मैंने आपको बताया था कि ए से लेकर एच और फिर एच के बाद जो भी आता है आई जे के एल एम एन पी, तो ये, और फिर पी के बाद क्यू से लेकर जेड तक के, ये 3 प्रकार से, है ना, ये इसके ग्रेड को दर्शाता है। ए से लेकर एच तक के जो होता है वो इसका सॉफ्ट, ये मीडियम और ये हार्ड, ये 3 प्रकार के ग्रेड हो गया। तो ए से जेड क्या दर्शा रहा है? ग्रेड को दर्शा रहा है। ठीक है, ग्रेड हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 100। काउंटर सिंकिंग के लिए स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों ये काउंटर सिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि ड्रिल हमेशा तेज़ गति पे घुमा के ही किया जाता है मैक्सिमम, यदि आपको काउंटर सिंकिंग करते हैं। काउंटर सिंकिंग क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। किसी यदि होल को आप इस प्रकार से सिलेंड्रिकल पूरा आर पार सुराख करते हैं तो वो उसको ड्रिलिंग होल बोलते हैं। और मान लीजिए आपने उस होल को आप टेपर में करना चाहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसको हटा देना चाहते हैं, तो आपको एक स्पेशल ड्रिल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो ऑपरेशन होता है जिसमें होल के दोनों या पूरे सिलेंड्रिकल एज को बेवल करते हैं, बेवल मतलब होता है तिरछे में करते हैं, तो उसको बोलते हैं काउंटर सिंकिंग प्रोसेस। ठीक है। तो इसके लिए जो ड्रिल की स्पीड होती है, ड्रिल के स्पीड होती है काउंटर सिंकिंग करते समय, वो 1/3 होता है। किसके तुलना में? होल करते समय जो स्पीड होते हैं उससे 1/3 होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 900 आरपीएम में किसी सुराख को किया ड्रिल के द्वारा, मगर मैं जब काउंटर सिंकिंग करूँगा तो उसके 1/3 बोले तो 300 में हम काउंटर सिंकिंग को करेंगे। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन और टोटल हमारा 100 क्वेश्चन, जो कि हम 3 पार्ट में विभाजित किया है। आप इस तीनों को जरूर देखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।